हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जीएसटी डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिफंड की सीरीज कर रहे हैं। इस रिफंड में जो लास्ट कंटेंट होता है हम लोगों का, वो है सेवा भोज योजना। जीएसटी के अंडर में जैसा हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, रिफंड ऑफ जीएसटी अंडर सेवा भोज योजना, इसी पे ही हम लोग आगे बात करेंगे कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इसको रन किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि नंबर वन कॉन्सेप्ट, इसको मैंने टिक कर दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। क्या कहता है सेवा भोज योजना का कॉन्सेप्ट, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, किस वजह से। देयर इज ए ट्रेडिशन इन इंडिया दैट डिवोट्स एंड विजिटर्स devotees and visitors are served with free prasad meals etc in religious place and ashram। सर ये आश्रम और मंदिर, जी आश्रम और रिलीजियस प्लेस जो मंदिर है वहाँ पर फ्री में प्रसाद दिया जाता है, खाने को दिया जाता है। जो वहाँ के डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, जो वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने, विजिटर्स, उनकी बात हो रही है। दीज विजिटर्स आर पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन के ही बंदे को प्रसाद मिलता है, किसी भी रिलीजन का जा सकता है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मंदिर में ही जाएगा, या फिर ईसाई जो है मंदिर नहीं आएगा, या आएगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा, दर्शन करने को नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरे से डिपेंडेंट भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, और अगर नहीं माने तो कनेक्टेड नहीं है। फ्री है हर एक के लिए एंट्री, कुछ एक्सेप्शनल केस अलग हैं, वो अलग बात है। एंड ऑल द कैटेगरीज इन जर्नल एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोवाइडेड फूड्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जितनी भी कैटेगरी होंगी, जैसे लिखा है कि उनको जर्नल माना जाएगा, सामान्य तौर से उनको सब एक डील किया जाता है। When any raw material is bought for this food, then a huge amount of GST is paid। तो क्या सर मंदिर के लिए भी अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी पे किया जाएगा? अब परचेज करने वाले ने ये तो बताया नहीं मंदिर के लिए। सर अच्छा बता देगा छूट जाएगा, नहीं। मान लीजिए कि बता दिया और उसके बाद में जीएसटी उसी जगह पर ही छोड़ दिया गया, और फिर उस गुड्स को, रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद में प्रसाद या फिर बाकी भक्तों के खाने के लिए अगर यूज नहीं किया गया, कहीं और यूज कर लिया गया, तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो जाएगी। तो इसी पर्पस के लिए पहले तो जीएसटी पे करा लिया जाता है, फिर जो क्लेम होगा उसको गवर्नमेंट वापस कर देती है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसी पे आगे बात करते हैं। व्हेन एनी रॉ मटेरियल इज बॉट फॉर दिस फूड, देन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेड टू प्रोवाइड रिलीफ ऑन दिस एक्ट। तो ये मेन टर्म है, रिलीफ का पर्पज है। Cultural Ministry of Central Government refunds the amount paid as GST to encourage religious and charitable institutions। तो ये पैसा कौन पे करता है, ये ध्यान दीजिए। ये अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन पुट हो सकता है, बच्चे तुरंत ही लिखेंगे जीएसटी या फिर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री कोट की गई है, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पर्पज ही है रिलीजियस एक्टिविटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करना, उनको इनकरेज करना। इसी योजना का नाम है सेवा भोज योजना। अच्छा, अब ये स्टार्ट कब हुई सर? तो इंसेप्शन में देखिए, ये स्कीम स्टार्ट हुई इंडिया में 1 अगस्त 2018 को, जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद। उसके पहले की डेट मत लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, एक्टिविटीज के ऊपर आते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं? नंबर 1, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। तो यही एक्टिविटीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस स्कीम में अगर ऐसा काम होता हो। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, फूड साथ में। तो दो चीजें हो गई, फ्री लंगर या भंडारा या कम्युनिटी किचन, जहाँ पे सब लोग आकर के खाना बना के खाते हैं, बना कर दिया जाता है, सब एक जगह बैठ करके खाते हैं। तो चाहे वो फ्री लंगर के नेम से हो या भंडारा के नाम से हो,
भंडारा और लंगर जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड का नाम भी हो सकता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद भी हो सकता है। ये एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती हैं। आफ्टर देन हम लोग फीचर्स के ऊपर आते हैं। क्या क्या फीचर्स इसके हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा एक्टिविटीज के लिए? तो नंबर वन, द स्कीम इज रन बाय कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि सेवा भोज योजना जो स्कीम रन करी जा रही है वो कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रन करी जा रही है। देन क्या ये सबको मिलती है? नहीं बेटा, ये जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ ये उन्हीं को ही प्रोवाइड करी जाती है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सर इसका क्या मतलब हुआ फर्स्ट का फर्स्ट सर्व? इसका मतलब है फंड लिमिटेड है, तो लिमिटेड फंड होने की वजह से जो पहले आ जाएगा, जो बजट बना रखा है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक के लिए देर तक का रोका जाएगा, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वर्ड यूज होता है। देन फोर्थ पे आते हैं, दिस स्कीम इंक्लूड्स ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और सर्विस। ऐसा नहीं है कि किसी एक खास रिलीजन वाले इंस्टीट्यूशन को ही ये सर्विस प्रोवाइड करी जाएंगी, जो पहले आ गया उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन अंडर दिस स्कीम जीएसटी ऑन द फॉलोइंग आइटम्स इज ओनली रिफंडेड। प्रसाद का मतलब क्या है वो स्पेसिफिक वे से नहीं डिस्क्राइब किया गया, मगर जो कंटेंट है जब वो पता चलेगा तो सब प्रसाद में यूज होते हैं। सर इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप कहें कि भाई प्रसाद हम दे रहे हैं भगवान के बाद भोग के लिए, तो चढ़ावा है रखने के लिए हीरा सोना दे दें, तो ये सब नहीं है। जो नॉर्मल प्रसाद का मतलब होता है उसी को ही यहाँ पे समझा जाएगा, और उसको बनाने के लिए जो कंटेंट यूज किए जाते हैं उन्हीं के ऊपर ही रिफंड किया जाएगा। तो नॉर्मल प्रसाद में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं सर, ये तो हमको पता ही नहीं क्या क्या हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ बता दिया गया कि आप ध्यान रखिए। घी पड़ेगा प्रसाद के लिए, हाँ सर पड़ता है। शुगर, अब लड्डू बन रहे हैं तो शुगर पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। ये बूरा भी कंटेंट है, ये भी यूज होता है। एडिबल ऑयल, इन्हीं के ऊपर ही आपको रिफंड मिल जाता है। देन और देखिए, जौगरी, राइस, मैदा, पल्सेस, रावा, फ्लोर, इतने कंटेंट को आपको याद रखना है। देन पॉइंट नंबर 6, एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। तो सर ये इंस्टीट्यूशंस के साथ एलिजिबल लगा हुआ है बेटा, ये एक्ट के थ्रू और इस योजना के थ्रू कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं उन्हीं का ही एलिजिबल कैटेगरी में नॉमिनेशन होता है। तो सर एक बार अगर एलिजिबल कंडीशन में आ गए तो हमको रिफंड मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपका इंस्टीट्यूशन एलिजिबल कैटेगरी में आना चाहिए। अगर आप उनकी शर्तों को, कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तब आप एलिजिबल हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपको रिफंड नहीं मिलने लगेगा। अब कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो एलिजिबल हैं मगर वो चाहते हैं कि हमको रिफंड नहीं चाहिए, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो पैसा लेकर के क्या करेंगे, तो वो रजिस्टर नहीं करवाते। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ कंपलसरी है, तो आप पहले इसमें रजिस्टर्ड अपने आप को करेंगे। देन पॉइंट नंबर 7, जनरली फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस। तो ये एलिजिबल इंस्टीट्यूशन की जो लिस्ट है उसमें सामान्यतः इन सब लोगों को रखा जाता है, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, चर्च, गुरुद्वारा, कोई मठ, दरगाह, कोई रिलीजियस आश्रम, मॉस्क्यू, इन सारे कंटेंट को हम एच में रह गया मोनास्ट्रीज, इतने पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे। आंसर लिखते समय आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है सर अगर कोई मंदिर है तो वो एलिजिबिलिटी में आ गया, हाँ आ गया, और फिर उसके बाद में अगर उसको रिफंड चाहिए तो एलिजिबिलिटी में आने के बाद में वो अपने को रजिस्टर्ड कराएगा, बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर्ड नहीं कराएगा तो फिर रिफंड के लिए नहीं आ पाएगा। देन पॉइंट नंबर ई के ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर ई जो ऑब्जेक्टिव है सेवा भोज योजना के उनको बताता है।
ये सेवा भोज योजना लागू क्यों करी गई, किस मोटिव के लिए? तो इसके 5 मोटिव्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यही सबसे मेजर है कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने लिया है टैक्स का, मतलब जीएसटी का, यहाँ पर किसके ऊपर? प्रसाद के कंटेंट के ऊपर, जिनसे प्रसाद बनाया जा रहा है, वो सब रिटर्न किया जाएगा ताकि फाइनेंशियल बर्डन जो है उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कम से कम पड़े। और दूसरा पॉइंट एक सिद्धांत के ऊपर है, अतिथि देवो भव। जो भी मंदिर में अतिथि आता है उसको भगवान का दर्जा, देवता का दर्जा दिया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान का सिद्धांत है। तो इसकी वजह से इसी प्रिंसिपल्स पे बेस पर होकर के इसको मजबूती देने के लिए सेवा भोज योजना आरंभ करी गई, स्टार्ट करी गई। डेट जरूर ध्यान रखिएगा। देन पॉइंट नंबर 3, encouraging the facility of free meal to poor needy people। क्योंकि जो बेटा गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं, अक्सर आप देखेंगे गुरुद्वारे और लंगर में भी जाकर के खाना खाते हैं। तो उस समय उनका पेमेंट फिर वो अपनी जेब से थोड़ी करते हैं, वहाँ तो फ्री होता है, भगवान का दरबार है, दरबार में आपको आशीर्वाद लेन मिलेगा और साथ में प्रसाद मिलता है। उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो लोग ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं उनके अंदर हिंड्रेंस ना पैदा हो, कोई फाइनेंशियल रुकावट नहीं आए। नेक्स्ट पॉइंट, एरेडिक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज दिस स्कीम इज फॉर ऑल रिलीजन्स। किसी एक पर्टिकुलर धर्म जाति के लिए नहीं है, ये हर एक रिलीजन के लिए होता है। जाति मैंने गलत बोल दिया, रिलीजियन एक्टिविटी है तो कास्ट होता है उसका मतलब, तो रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक एक्टिविटीज की बात है। देन 5th, इंकरेजिंग रिलीजियस एक्टिविटीज। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से है कि यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फ्रीडम टू चूज योर रिलीजन। उसी को ही प्रमोट करने के लिए, उन्हीं के ही बेस पर मोटिवेट होकर, उन्हीं से ही डायरेक्शन लेकर के सेवा भोज योजना शुरू करी गई। अच्छा सर, अब इतना सब अगर हो गया तो क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी भी टाइप की चीजें हैं? अगला पॉइंट बेटा हमारा एलिजिबिलिटी से ही है। सर अगर हम चाहे मंदिर ओपन कर दें और मंदिर हमने खोल रखा है, या फिर हमारे जानने वाले का चौराहे के पास जा करके एक किसी तरीके की रिलीजियस जगह है, नाम उसका सर नहीं ले रहे, तो क्या वो भी इसी जगह से पैसे वापस ले सकते हैं? उसके लिए बेटा रूल्स हैं कुछ, जो एलिजिबिलिटी के नेम पहले थे तो वो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है कोई पब्लिक ट्रस्ट हो, कोई बॉडी कॉरपोरेट हो जो इनकम टैक्स एक्ट 23 BBA में हो। तो सेक्शन 10 के 23 BBA में जो बॉडी कॉरपोरेट बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो हो सकता है, पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है, या फिर इनकम टैक्स एक्ट 12 AA में जो रजिस्टर्ड है रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो सर इनकम टैक्स एक्ट में 2 जगह रजिस्टर्ड हो सकते हैं, काम चल सकता है। यस बेटा, इसलिए और वर्ड यूज हो रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में या तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 BBA में हो, या फिर 12 AA में रजिस्टर्ड हो रिलीजियस एक्टिविटीज चैरिटेबल पर्पस के लिए, तभी आप एलिजिबिलिटी में आएंगे। सर अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है इन तीनों ही जगह, ना पब्लिक ट्रस्ट है वो, ना वो एज ए बॉडी कॉरपोरेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अंडर सेक्शन 1023 BB में रजिस्टर्ड है, और ना ही 12 AA में रजिस्टर्ड है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता। मगर दूसरे भी ऑप्शंस हैं, तो उधर से रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है अगर इनकम टैक्स के लिए नहीं, तो देखिए कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। फोर्थ, द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर प्रीसीडिंग 3 years, 3 साल से वो यही काम कर रहे हो। फिफ्थ, इंस्टीट्यूशन सेल सर्व फूड टू एटलीस्ट 5000 पीपल्स। एक दिन में नहीं, पूरे कैलेंडर ईयर में, साल भर में वहां पर कम से कम 5000 लोग को फूड मिलता हो। इससे लार्ज हो जाएगा, वरना छोटे छोटे लोग हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ड्राइंग असिस्टेंस अंडर द गवर्नमेंट स्कीम आर नॉट एलिजिबल। ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए है,
गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक स्कीम चल रही है, उसके बेस पर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ नहीं माना जाएगा। सेवेंथ, इंस्टीट्यूशनल ब्लैक लिस्टेड अंडर FCRA और एनी अदर एक्ट, उसको हटा दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से FCRA के अंदर या गवर्नमेंट के किसी एक्ट की वजह से ब्लैक लिस्ट हो गया है तो काउंटिंग में नहीं रखा जाएगा, एलिजिबल नहीं होगा। 8, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट फूड्स एक्सेट्रा प्रसाद विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के लाइन में अगर कोई लगा हुआ है तो किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी भाषा, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताया था इसके बहुत से पॉइंट्स, फंडामेंटल जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उससे मिलते हैं और वहीं से ही ये बेस्ड लिंकअप किया गया है। तो जिनको फंडामेंटल राइट्स अगर याद है तो उनके लिए ये आंसर लिखना आसान हो जाता है। तो अगर ये सब लोग एलिजिबल हैं तो इसके बेस पर रिफंड आपको दिया जाएगा। तो अब आते हैं कि रिफंड जो दिया जाना है वो किस तरीके से। रिफंड ऑफ GST में देखिए, अबव डिस्कस एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस विल बी रिफंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर if purchase is intra-state, the central government and service tax share, and if purchase is inter-state, then integrated goods and services. Half of the goods and services tax paid on purchase of prescribed items. तो इतना पैसा जो है वो हाफ जो है वो आपका वापस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड है। यहाँ देखिए स्टेट की बात नहीं करी गई है। देन रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन डिजायर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, बताया था कि उसको रजिस्टर्ड अपने आप को कराना जरूरी होगा। जब रजिस्टर्ड कराएंगे तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, जैसे ही रजिस्टर्ड कराएंगे तो दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो जाएगा। वहां से एक यूनिक आईडी होगी, गेट यूनिक आईडी बाय गेटिंग रजिस्टर्ड इन दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। दर्पण पोर्टल रजिस्टर करते ही आपको आईडी मिलेगी। गेट रजिस्टर्ड अंडर CSMS कल्चरल स्कीम मॉनिटरी सिस्टम पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप इन दोनों जगह पर अपना रजिस्टर्ड करा सकते हैं, किसी भी जगह पर। अच्छा, इसके बाद में जो आप रजिस्टर्ड कराएंगे तो कुछ कागज चाहिए होंगे, सबूत चाहिए होंगे, ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो। तो ये लिस्ट आपको दे रखी है प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस की। एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ CSMS पोर्टल। क्या क्या चीज़ें उसमें लगेंगी उसकी पूरी ये लिस्ट दे रखी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी भारी लिस्ट नहीं है। नॉर्मल अगर जैसे आप बोलते हैं कि 3 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आप दे दीजिए अगर है। मगर लास्ट 3 इयर्स की ऑडिट रिपोर्ट तो जाएगी। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम जो सिद्धांत है का वैलिड है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, वो चाहिए रजिस्ट्रेशन, जिससे की पहचान होती है। ट्रस्ट में है तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पेपर लगेगा। कौन कौन उसके बोर्ड में है, वो सब बोर्ड मेंबर चाहिए होंगे। जो जो साइन करेंगे, नेम ऑफ ऑफिशियल सिग्नेचरीज। सेल्फ डिक्लेयर मेमोरेंडम कि हमारे यहाँ पर फ्री फूड दिया जाता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लेना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट चाहिए, पैन नंबर और टैन नंबर चाहिए, टिन नंबर होता है। देन लिस्ट ऑफ प्लेस वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस जगह पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और पिछले साल तक का इसमें किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रूफ के लिए देनी पड़ती हैं कि क्रॉस चेक कोई करे तो देख ले कि हाँ ये गलत काम नहीं हो रहा है और ये गवर्नमेंट से पैसा कहीं चोरी के लिए नहीं जा रहा। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड ए कमेटी, एप्लीकेशन दे दिया गया, कमेटी बनेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो एग्जामिन करेगी इस एप्लीकेशन को, एलिजिबल कैंडिडेट को। अगर उनको सही लगता है तो रिफंड कर देंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट, असिस्टेड इंस्टीट्यूशन विल हैव टू मेंटेन, अब जिनको पैसा मिल रहा है तो उस पूरे रिकॉर्ड को उन्हें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और उसके साथ में जो अदर डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं एविडेंस के लिए उन सबको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बेटा फिर रिफंड आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इफ द असिस्टेंस इज मिसयूज्ड और असिस्टेंट इज ऑब्टेन बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स, मतलब किसी तरीके की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या कोई पैसा लिया और उसको गलत तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं और ये अगर ब्लैक लिस्ट गवर्नमेंट कर देती है तो ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट आपसे वापस ले लेगी, रिकवर्ड कर लेगी। तो आपके इंस्टीट्यूशन को इसको रिफंड करना पड़ेगा और वापस देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कितने कंटेंट जो हैं वो सेवा भोज योजना में यूज हुए। सर ये लास्ट तो फॉर्म्स सारे रिफंड के भूल ही गए,
ये स्क्रीन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए 1 से लेकर के 11 तक का सीरियल नंबर दे रखा है, और RFD का मतलब रिफंड से रिगार्डिंग एप्लीकेशन है। क्या एक्नॉलेजमेंट होगी, कैसे एप्लीकेशन होगा, क्या डिफिशेंसी होगी, प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर क्या होंगे, पेमेंट एडवाइस कैसे दी जाएगी, रिफंड सैंक्शन रिजेक्शन ऑर्डर क्या होगा, तो इन सब से रिलेटेड है। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इनको आप कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपसे उम्मीद नहीं रखी जाती कि आप इन सारे फॉर्म्स को मेंशन करेंगे विद नेम। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, जो GST रिफंड है वो हाफ होगा, और यहाँ तक कि एलिजिबिलिटी के भी एरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा टफ लगता है, तो एलिजिबिलिटी आप अपने आंसर के रेडी जरूर करके रख लीजिएगा। सेवा भोज योजना और ऑब्जेक्टिव आपको याद हैं। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटीज़ जो हैं, प्रसाद, फूड, भंडारा या फिर किचन, इनसे रिलेटेड मेंशन जरूर करिएगा, और डेट याद रखिएगा 1 अगस्त 2018। सर इतनी डेट पे हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? GST लॉन्च होने के लिए जो डेट थी, जिस दिन से GST जो है स्कीम GST इंडिया में आया, तो वो 1 जुलाई 2017 थी कि नहीं थी? हाँ सर, 1 जुलाई 2017 थी, हमको याद है। तो बेटा मंथ में भी एक बढ़ा लो और ईयर में भी एक बढ़ा लो, तुम्हारा आराम से काम चल जाएगा। सर कैसे? 1 जुलाई था, बेटा जुलाई में एक बढ़ा लो मंथ, 1 अगस्त हो गया। हाँ सर 1 अगस्त हो गया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से देखो 1 जुलाई है, ये आपको तो याद हो रहेगा, सबसे पढ़ रहे हैं। हाँ सर ये हमें याद है। 2017 आया था, हाँ सर ये भी हमें याद है, डेट भी हमें याद है। तो मैंने क्या कहा, इसमें एक महीना बढ़ा लो, +1 कर लो, और इसमें +1 कर लो। 2017 का +1 करोगे तो बनेगा 2018। 1 जुलाई 2001 में बढ़ाओगे तो 1 अगस्त बनेगा 2018। एक साल 1 महीने बाद ठीक सेवा भोज योजना इम्प्लीमेंट हो गई। तो अब आपका इतना आंसर बन जाता है कि इसके बिहाफ पर आप लोग एक लॉन्ग आंसर भी लिख लेंगे, और अगर शॉर्ट में आता है तो ये डेट के साथ में एक्टिविटीज़ और कुछ फीचर्स, इनको लेकर के आप शॉर्ट का भी आंसर रेडी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है इसको रीड करिए, कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों का रिफंड का कंटेंट और टॉपिक टोटल खत्म होता है। ये रिफंड जो है आपका DGST जो पेपर नंबर 1 है सेमेस्टर 2 का, उसमें यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट कंटेंट है रिफंड। तो ये रिफंड वाला कंटेंट आज आप लोग कंप्लीट होता है। गुड लक, प्रिपरेशन करिए आप लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।